नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहले हम समझेंगे इसके प्राथमिक शिक्षा में क्या इतिहास रहा है शिक्षा का। इसके बाद हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 7 अध्यायों में बांटा गया है। उन अध्यायों के अंतर्गत अनुच्छेदों को दिया गया है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो प्राथमिक शिक्षा के इतिहास के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का इतिहास क्या रहा है विदेशों में। तो विदेशों में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सन 1842 ईस्वी में स्वीडन से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ हुई है? स्वीडन से। तो सर्वप्रथम सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, तो ये प्रारंभ हुई है स्वीडन से 1842 ईस्वी में। इसके बाद सन 1852 में यूएसए तथा 1860 में नॉर्वे, 1870 में इंग्लैंड, 1870 में कहाँ? इंग्लैंड में, 1905 में हंगरी, पुर्तगाल तथा स्विट्जरलैंड में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे देश में जो निःशुल्क शिक्षा लागू हुई उससे पहले शिक्षा का कुछ प्राथमिक इतिहास रहा है विदेशों में। तो इसको हमने क्या समझा कि 1842 में स्वीडन से प्रारंभ हुई, इसके बाद 1852 में यूएसए, 1860 में नॉर्वे, इंग्लैंड और 1905 में हंगरी, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड में इसकी व्यवस्था की गई निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की। अब यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के प्रयासों में दादा भाई नौरोजी, इनका जो हंटर कमीशन था वो सामने आया, ठीक है। कौन सा? हंटर कमीशन, दादा भाई नौरोजी का हंटर कमीशन सामने आया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये जो व्यवस्था थी प्राथमिक शिक्षा का इतिहास के बारे में, ये विदेशों के बारे में थी। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो अनिवार्य करने का प्रयास किया वो किसने किया? दादा भाई नौरोजी के हंटर कमीशन ने। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने 1910 ईस्वी में अंग्रेजी की धारा समिति के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे गोखले प्रस्ताव कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? 1910 में अंग्रेजी की एक धारा समिति थी, उसके समक्ष ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अनिवार्य और जो निःशुल्क शिक्षा के लिए, तो इसको क्या कहा गया? गोखले प्रस्ताव कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से गोखले जी ने मुख्य 3 बिंदुओं को उठाया। वो हम कौन कौन से 3 बिंदुओं को उठाया? कि 6 से 10 वर्ष के बालकों की प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने 1910 में अंग्रेजी की धारा समिति के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा गया? गोखले प्रस्ताव। इन्होंने उस प्रस्ताव में 3 बिंदुओं को उठाया। 3 बिंदु कौन कौन से? कि 6 से 10 वर्ष के बालकों के प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय एवं प्रांतीय सरकारें 1:2 के अनुपात में वहन करें। कितने अनुपात में? 1:2 के अनुपात में। और केंद्र भी इसमें सहयोग करे। इसमें बिंदुओं को जो उठाया तो उसमें क्या था? 6 से 10 वर्ष वाली प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में होने वाले व्यय खर्चे को स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें 1:2 में वहन करें। और इस प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा है, इसमें केंद्र भी सहयोग करे। व्यय जो होता है उसमें केंद्र भी सहयोग करे। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले महोदय के 3 बिंदुओं को उठाया। अब सन 1950 में इसी के आगे क्रम में क्या हुआ? सन 1950 में भारतीय संविधान को अंगीकृत करके उसकी धारा 45 के अनुसार, ठीक है, क्या सन 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया, इसके बाद धारा 45 के अनुसार अगले 10 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध कराना था। इसमें क्या कहा? प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष के अंदर सभी प्राथमिक स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए शिक्षा की।
और इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया करने की बात कही गई, परंतु ये व्यवस्था पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई 1950 में। तो 1950 में भारतीय संविधान के अंगीकृत करके किसमें, धारा 45 में प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए, पर ये व्यवस्था पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई 1950 में। इसके पश्चात सन 1993 ईस्वी में माननीय उच्चतम न्यायालय में, इसके पश्चात क्या किया गया, सन 1993 ईस्वी में माननीय उच्चतम न्यायालय में केपी उन्नीकृष्णन मामले में, एक केपी उन्नीकृष्णन मामला था, उसमें भारतीय सरकार को निर्देश दिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बालक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो केपी उन्नीकृष्णन मामला था, इसमें भारतीय सरकार को निर्देश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसी भी बालक का मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। ठीक है, तो भारतीय मौलिक अधिकार है किसी भी बालक का। तो कौन इसमें कब, 1993 उच्चतम न्यायालय ने कहा है केपी उन्नीकृष्णन मामले में कि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय जो प्रारंभिक शिक्षा है बालक की, उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाए। इसका जब निर्देश दिया गया तो इसी क्रम में 2002 ईस्वी में संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया, इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत की केंद्रीय सरकार ने संतुष्टि हेतु इसका आगे जब वो हुआ तो क्या हुआ कि संतुष्टि हेतु भारतीय सरकार ने राष्ट्रपति के पास इसको भेजा। तो जिस पर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से लागू कर दिया। तो प्रारंभिक शिक्षा को 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। ठीक, कब, 26 अगस्त 2009 को जो हमारा ये अधिकार है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ये अभी लागू नहीं हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। कब लागू हुआ है? राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल गई थी 26 अगस्त 2009 को, लेकिन ये जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ आप क्लियर रहना। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको 7 भागों में बांटा गया है, 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब 7 अध्यायों के अंतर्गत हम समझेंगे कि शिक्षा के अधिकार को किस तरीके से समझाया गया है। 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 में अनुच्छेद 1 और 2 को रखा गया है। अध्याय 1 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 1 और 2 को रखा गया है। और अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? अधिनियम के नाम, अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। ये इन चीज़ों का वर्णन किया गया है किसमें? अध्याय 1 के अनुच्छेद 1 में, कि अधिनियम के नाम और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इस चीज़ के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अध्याय 1 में। अनुच्छेद 2 में इसमें वंचित बच्चे, कमजोर वर्ग के संरक्षक, स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, बाल संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग तथा बाल संरक्षण के ही प्रदेश स्तरीय आयोग की व्याख्या बड़े रूप में की गई है। इसमें क्या किया है? जो वंचित बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं और संरक्षक हैं, स्थानीय जगहों के संरक्षक हैं, विद्यालय के बारे में, बाल संरक्षण के बारे में, राष्ट्रीय आयोग के बारे में और बाल संरक्षण के ही प्रदेश स्तरीय आयोग के बारे में जो व्याख्या की गई बड़े रूप से अनुच्छेद 2 में व्याख्या की गई अध्याय 1 में। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? अनुच्छेद 1 में कि अधिनियम के नाम अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इसका वर्णन किसमें किया गया? अध्याय 1 के अनुच्छेद 1 में। और अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 में वंचित बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे
और स्थानीय विद्यालय बाल संरक्षण के बारे में बड़े रूप में विस्तृत रूप में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है अध्याय 2। तो अध्याय 2 में अनुच्छेद 3, 4, 5 के तथ्य सम्मिलित हैं। इसमें क्या किया गया है अध्याय 2 में, इसको जो ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसको 7 अध्यायों में बांटा गया है। तो पहला अध्याय में जो चीज़ बताएगी हमने आपको समझा दी। इसके बाद अध्याय 2 में क्या बताया गया है, तो इसमें अध्याय 1 में अनुच्छेद 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है और अनुच्छेद 3, 4, 5 को अध्याय 2 में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें स्पष्ट किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए पड़ोस के विद्यालय में उपस्थित दर्ज कराई जाएगी। पड़ोस का विद्यालय का मतलब जो उसके स्कूल से सबसे पास पड़ेगा, ठीक है, जो इसको स्कूल से अपने उसके घर से सबसे पास स्कूल पड़ेगा उसमें उसकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। तो इसको क्या कहा गया, पड़ोस के विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत। ऐसे कुछ विद्यालय जहां 1 से 5 तक की शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो 1 से 5 तक होते हैं, इसके बाद विद्यालयों की दूरी बढ़ जाती है, दूसरे विद्यालय को बदलना पड़ता है, तो उसके बाद में बच्चों को दूसरे प्राथमिक स्कूलों में जाना पड़ता है। तो नामांकन हेतु स्थानांतरण की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसमें क्या, नामांकन हेतु इन बच्चों को नामांकन लेने में कोई दिक्कत ना हो, दूसरे स्कूल में कोई परेशानी ना हो, इसकी उचित व्यवस्था की जाएगी कि बच्चे आसानी से 1 से 5 तक पढ़ के आगे से 6 से 8 तक की शिक्षा दूसरे स्कूल में आसानी से ले सकें। इसके बाद आ जाता है कि किसी बच्चे ने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया है। मान लो किसी बच्चे ने 2 क्लास किया, 3 किया, इसके बाद उसने विद्यालय आना छोड़ दिया किसी भी कारणवश, घरेलू कारण हो सकते हैं उसके, तो उसने विद्यालय आना छोड़ दिया। अब उसका उचित कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। अगर ऐसे बच्चे की जानकारी मिलती है तो ऐसा बच्चा अगर आता है तो उसका एडमिशन उसके आयु के हिसाब से उसके क्लास में किया जाएगा। उस किस आयु का बच्चा है और किस आयु के बच्चे को किस क्लास में डाला जाएगा, उसी तरीके से उसका प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। जो बच्चा बीच में स्कूल छोड़ देता है उसके बाद वो दोबारा पढ़ना चाहता है, ये इसका वर्णन किसमें किया गया, अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 में क्या हो गया कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के, उनको उनकी उपस्थित पड़ोस के विद्यालय में, यानी पास जो घर के पास में विद्यालय पड़ेगा उसमें कराई जाएगी। और इसके बाद 1 से 5 तक का अगर स्कूल है और उसको 6 से 8वीं तक के दूसरे विद्यालय में जाना है तो स्थानांतरण की उचित व्यवस्था होगी। और इसके बाद उसका अगर किसी बच्चे ने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है तो उसकी उचित कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। ये वर्णन दिया गया है अध्याय 2 में। इसके बाद आ जाता है अध्याय 3। तो अध्याय 3 के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 6 से 11 तक की व्यवस्था की गई है। अध्याय 3 में अनुच्छेद 6 से 11 तक की व्यवस्था की गई है। इसमें स्थानीय निकाय संरक्षक माता पिता के दायित्वों की चर्चा की गई है। इसमें क्या, जो स्थानीय निकाय के संरक्षक होते हैं और माता पिता हैं उनके क्या दायित्व बनते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, उन दायित्वों की चर्चा की गई है अध्याय 3 में अनुच्छेद 6 से 11 के अंतर्गत। अब केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान लगाए। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान लगाए और राज्य सरकार की भागीदारिता को सुनिश्चित करे। तो इसमें अध्याय 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धन लगाया जाए उसको उपलब्ध कराए और उसमें राज्य सरकार की जो भागीदारिता है उसको भी सुनिश्चित करे। अब केंद्र सरकार राष्ट्रपति से, अध्याय 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष श्रेणी के राज्य के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो क्या कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किससे, राष्ट्रपति से यह निवेदन कर सकती है कि हमें अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूलों को बनाना है, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो इसके अंतर्गत धन उपलब्ध कराया जाए। यह राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है। कौन कर सकते हैं, केंद्र सरकार। इसी जो अध्याय 3 में दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कि प्राइवेट स्कूलों में 25 से 30% सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके अंतर्गत क्या, इस अधिनियम के अंतर्गत कि प्राइवेट जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं
उनमें 25 से 30% सीटें रिजर्व की जाएंगी गरीब बच्चों के लिए, ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये 25 से 30% सीटों रिजर्व करने का प्रावधान है अध्याय 3 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। इसी में अध्याय 3 में ही केंद्र सरकार पाठ्यचर्या का निर्माण उचित अभिकरणों की सहायता से सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार क्या पाठ्यचर्या का निर्माण उचित उपकरणों की सहायता से सुनिश्चित करे, पाठ्यचर्या का अच्छे से निर्माण किया जाए, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है पाठ्यचर्या, ठीक है, तो उसका निर्माण किया जाए। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी उचित उपकरणों के माध्यम से। यह बताया गया अध्याय 3 में। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में अनुच्छेद 12 से 28 को सम्मिलित किया गया है। अध्याय 4 में क्या अनुच्छेद 12 से 28 को, इसमें क्या, इसमें विद्यालय तथा शिक्षकों के उत्तरदायित्व को मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि विद्यालयों के क्या उत्तरदायित्व हैं और शिक्षकों के बच्चों के प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं, इसको इस मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। ठीक, अच्छे से बताया गया है कि शिक्षकों के क्या कर्तव्य हैं और विद्यालयों के क्या कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं। विद्यालय कमजोर तथा वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन की मांग सरकार से करके उसकी पूर्ति करे। अगर विद्यालय में कोई कमजोर बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, तो उसकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है सरकार से, कौन, विद्यालय, जिससे उनकी सरकार उसकी मांग करके सरकार उनकी जो उसकी पूर्ति कर सके। कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त धन की मांग कर सकते हैं विद्यालय। कोई भी ये किया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत। अब कोई भी विद्यालय अथवा शिक्षक डोनेशन की मांग नहीं कर सकता। इसमें ये प्रावधान किया गया है अध्याय 4 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कि डोनेशन फीस की मांग कोई विद्यालय नहीं कर सकता है बच्चों से। बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या फेल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद निर्धारित पाठचर्या की अवधि के अंतर्गत ही समाप्त करने की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो पाठचर्या होगी उसको निर्धारित अवधि के अंतर्गत उसको समाप्त किया जाए, बच्चों को उसको पढ़ा दिया जाए अच्छे से। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, शिक्षक की होगी। पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार शिक्षक होगा कि पाठचर्या को निर्धारित अवधि के अंतर्गत जो समय उसके लिए निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत वह बच्चों को पढ़ा दे। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों का स्थान रिक्त नहीं हो सकता। ये प्रावधान किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्याय 4 में कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के स्थान रिक्त नहीं हो सकते। और इसके कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। तो कोई भी जो सरकारी शिक्षक हैं या कोई भी शिक्षक है व्यक्तिगत ट्यूशन कार्य नहीं करेगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है अध्याय 4 में। शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं किया जा सकता, कोई अन्य कार्य नहीं करा जा सकते। किंतु किसमें कौन कौन कार्य कराए जा सकते, जनगणना, चुनाव और आपदाकालीन कोई आपदा आती है तो उस समय उनकी सेवा ली जा सकती है, लेकिन कोई फालतू का काम नहीं कराया जाएगा शिक्षकों से जिससे बच्चों की शिक्षा देने में बाधा उत्पन्न हो। अब हम देख लेते हैं अध्याय 5। तो अध्याय 5 के अंतर्गत क्या है, इसमें अनुच्छेद 29, 30 एवं पाठचर्या पर अधिक ध्यान दिया गया। इसमें अनुच्छेद 29, 30 को और पाठचर्या पर अधिक ध्यान दिया गया। कब, इसमें अध्याय 5 में। इस अध्याय के अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार की दक्षताओं, क्षमताओं तथा कौशलों का उल्लेख किया गया, जिसमें मूल शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित है। तो इस अध्याय में क्या किया गया है, जो बालक है उनकी दक्षताओं, क्षमताओं, कौशलों का उल्लेख किया गया है। मूल शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसको मुख्य रूप से अध्याय 5 में सम्मिलित किया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई विस्तृत रूप से। और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है क्या, कि अध्याय 5 में शिक्षा का जो माध्यम है उसको मातृभाषा पर जोर दिया गया है कि बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा में उनको ज्ञान दिया जाए। तो इसमें शिक्षा का माध्यम क्या, मातृभाषा पर जोर दिया गया अध्याय 5 में।
अध्याय 5 के अंतर्गत ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किया जाता है, बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं शिक्षक। तो इसकी बात कहाँ की गई है? अध्याय 5 के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 31 से 34 आ जाता है। कितना अनुच्छेद आ जाता है? 31 से 34। इसमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा प्रदेश स्तरीय सलाहकार परिषद के प्रयासों की चर्चा की गई है। तो अध्याय 6 में क्या किया गया है कि विभिन्न जो बिंदु हैं, बालकों से संबंधित जो बिंदु हैं, उसके अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रदेश स्तरीय सलाहकार परिषद के प्रयासों की चर्चा की गई है अध्याय 6 के अंतर्गत। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो लास्ट अध्याय आ जाता है अध्याय 7। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 7। और अनुच्छेद हो जाते हैं 38। 1 से लेके 38 तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं और अध्याय है इसके अंतर्गत 7, जिसमें हर अध्याय में अलग अलग रूप से शिक्षा की व्यवस्था की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की चर्चा की गई है। अब केंद्र सरकार को इसमें यह अधिकार होगा, अध्याय 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि इस अधिनियम कि क्रियान्वयन का निर्देश दे। अगर ये अधिनियम जो है इसका क्रियान्वयन का निर्देश दे और प्रदेश सरकार भी संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दे कि इस अधिनियम को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। तो इस अधिनियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार निर्देश देगी इसके अंतर्गत, और प्रदेश सरकार भी इससे संबंधित प्राधिकरण को निर्देश देगा कि इस अधिनियम को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, अपने राज्य में अच्छे से चलाया जाए। तो आज हमने क्या पढ़ा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से समझा है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।